हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम जो लाइव आए हैं आज की क्लास में वो एग्जाम ट्रेंड के चैनल पे आए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा 91 वाला चैनल है स्टडी 91, उसमें कुछ इश्यूज की वजह से लाइव का स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं। जो हमारा दूसरा चैनल है एग्जाम ट्रेंड, ये स्टडी 91 का ही एक प्लेटफॉर्म है, तो यहां से हम लाइव आए हैं। 2 बजे की क्लास जो आरआरबी एनटीपीसी की चल रही है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नंबर 1 है, बहुत ही मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री ऑन डिमांड था, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे सर ट्रिग्नोमेट्री की क्लास करा दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास दिखा दीजिए, तो मजा आने वाला है भाई आज की क्लास में सब मिला जुला के। तो जितने लोग जुड़ गए हैं जल्दी से एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो और हर जगह बता दो कि क्लास आ चुकी है आप सभी की, है ना भैया। हर जगह बता दो कि आपकी क्लास आ चुकी है। देखो अभी क्या है, मैं आप लोगों को बोलूं कि ये हमारा अभी नया प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास चल रही है, तो अभी बहुत सारे लोग जुड़ नहीं सकते। बाकी 91 वाले बच्चे हैं, वो जो है जितने भी लोग हैं 91 वाले, स्टडी 91 वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो सारे के सारे एग्जाम ट्रेंड को आप सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों तक मुझे लगता है कि अभी इसी पे लाइव क्लास हमारी चलेगी स्टडी 91 की, ठीक है भैया। तो जरूर से जरूर आप लोग एक बार जल्दी से वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, हर जगह बता दीजिए सबको कि क्लास आ चुकी है। और मैं क्लास शुरू करता हूं, बहुत ही मजा आने वाला है आज के सेशन में। देखो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर है, त्रिकोणमिति ऑन हाई डिमांड। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बहुत ही डिमांडेड चैप्टर है, बहुत ही मजा आता है इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है भैया। तो बहुत मजा आता है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, ठीक है भैया। चलो तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करेंगे, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है भैया। चलो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है भैया। चलते हैं। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिटेल में जानकारी दे दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की मैं जानकारी आपको दे देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री, ढेर सारे सवाल भी करेंगे, ढेर सारे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। समझिए ध्यान से ट्रिग्नोमेट्री क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, यहां समझिए। ट्री का जो 3 है इसका मतलब होता है 3, है ना। गोनो का मतलब होता है एगोनो, जिसका मतलब होता है एंगल, और ये मेट्री का मींस होता है मेजरमेंट, ठीक है भैया, मेजरमेंट। तो यही कहानी है। क्या है कहानी? 3 एंगल मेजरमेंट। जब आप बात करते हैं 3 एंगल मेजरमेंट की, तो वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट होता है, 3 एंगल मेजरमेंट, ठीक है। 3 कोणों का मापन, इसको कहा जाता है 3 कोणों का मापन, ठीक है भाई। 3 कोणों का मापन, यही होता है 3 कोणों का मापन। बहुत लोग जुड़ गए हैं। अमित साहू, वेरी नाइस सर। अभिलाषा बागरी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शेयर कर दो सब लोग। हाँ देखो भाई नया प्लेटफॉर्म है, मैं आप लोगों को बताऊं तो एक बार जब सब लोग जल्दी से वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, सबको बता दो कि सर वाली क्लास जो 2 बजे चलती है वो आ चुकी है, वो चल रही है, ऑन द टाइम चल रही है। लेकिन चूंकि बहुत कम लोगों को पता है कि एग्जाम ट्रेंड पे लाइव चल रही है, नया चैनल है जिसपे आप लाइव चला रहे हैं क्लास को, इसलिए बहुत कम लोगों को पता है कि मैं यहां से लाइव हो पाया हूं। स्टडी 91 के चैनल से हम लाइव अभी नहीं जा सकते, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग में यूट्यूब की तरफ से कुछ दिक्कत है, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से हम लाइव नहीं जा पा रहे हैं। तो हम एग्जाम ट्रेंड से आप लोगों के लिए क्लास लेने आए हैं। ये भी हमारा ही चैनल है, स्टडी 91 का ही चैनल है, तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले कुछ दिनों तक इसी पे सारी लाइव क्लासेस चलने वाली हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट वीडियो को सब लोग शेयर कर दीजिए, फिर मजाक का, हाँ ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या सीखा कि 3 एंगल मेजरमेंट के बारे में आपने सीखा। जब 3 कोणों का मापन होता है तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री बनती है। 3 कोणों का मापन हमेशा जो किया जाता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में किया जाता है। किस में किया जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 कोणों का मापन किया जाता है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या भैया? समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब समकोण त्रिभुज की बात कैसे है, क्या है, वो सारी बातें यहां पे समझो। देखो मैं आपको थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता देता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। अब इसके बारे में जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए एक बार, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूं कि समकोण त्रिभुज के बारे में, तो समझिए समकोण त्रिभुज की कहानी क्या है। देखो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, उसे ही राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है।
ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे ही राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात मैं आपको बताऊं तो जो इस 90 के सामने वाली भुजा होती है इसको कहा जाता है कर्ण या फिर हाइपोटेनस, ठीक है ना, हाइपोटेनस कहा जाता है इसको, ठीक है भैया। और यहां पे कोई भी एंगल अगर मान लो आप थीटा मान लेते हो, सपोज करो कोई भी एंगल आपने थीटा मान लिया, तो इस थीटा के सामने जो एंगल होती है उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब, परपेंडिकुलर। देखो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होंगे, जिनका आर्ट्स का बैकग्राउंड होगा, जो बीए ग्रेजुएशन किए होंगे या फिर जो 12वीं 10वीं में भी आर्ट्स ले रखे होंगे, तो उनको ये सारी बेसिक जानकारियां पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? आप में से बहुत सारे लोगों को ये बेसिक जानकारियां पता होगी जो पहले से जानते हैं, बट कुछ बच्चे हैं जो नहीं जानते, जो नहीं जानते वो भी सीखें। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया भैया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। जो लास्ट वाली भुजा बची है इसको कहा जाता है आधार या फिर बेस, आधार या फिर बेस, ठीक है। यही कहानी है राइट एंगल ट्रायंगल की। ये जो पूरी कहानी मैंने आपको यहां पे सिखाई है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की पूरी कहानी है। इस पूरी बात को अगर आप सीख गए हैं तो समझिए आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूरी तरह से जान गए हैं, ठीक है। हाँ जी अलजेब्रा, अंजलि जी अलजेब्रा की क्लास हो चुकी है, अलजेब्रा की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 8 क्लास है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपको 8 क्लास अलजेब्रा दी गई है। 8 क्लास को जाके देखिए, अलजेब्रा की क्लास हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो थीटा के सामने होता है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेनस होता है, और जो लास्ट एक भुजा बचती है उसको आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। तो ये हमारी पूरी कहानी है राइट एंगल ट्रायंगल की। भैया थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण और ये वाली भुजा आधार, ठीक है। इसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, इस बात को भी ध्यान में रखे रहना। अब समझो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, लार्जेस्ट साइड, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, आप बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। राम भजन मौर्य हाय, जी बिल्कुल हाय। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा किसे नाम दिया जाता है कि यही है हमारी सबसे बड़ी भुजा? जल्दी से बताइए। हाँ अंजलि जी कर्ण आ गई है, एक लोग का आंसर आ गया है, देखते हैं ध्यान से। लार्जेस्ट साइज जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, यानी कि कर्ण होती है। बात समझ में ना, हाइपोटेनस होती है, ठीक है ना। इसको कर्ण भी कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यही होती है लार्जेस्ट साइज, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है। हाइपो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग का आंसर भी आ रहा है। हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, लार्जेस्ट भुजा होती है। देखो जब भी आप कभी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो तो कर्ण, इस बात को ध्यान में रखे रहना। बस जैसे मान लो कल को किसी ने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की 3 भुजाएं हैं, ए बी बराबर है मान लो 5 है, बी सी बराबर में मान लो है 12 है, और यहां से ए सी बराबर में मान लो 13 है, ठीक है। ये 3 भुजाएं मान लो दे दी गई हैं, ए बी बराबर 5 है, बी सी बराबर 12 है और ए सी बराबर 13 है। अब आप इसमें से कैसे जान पाएंगे कि कौन सी भुजा इसकी कर्ण है या कौन सी भुजा आधार है या कौन सी भुजा लंब है? आप अगर डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सी भुजा इसकी कर्ण है तो आप देखेंगे इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, ए सी है, यानी यही इसकी क्या है, कर्ण भुजा है, यही इसकी हाइपोटेनस है। बात समझ में आई? यही इसकी हाइपोटेनस है, इसी को कहा जाता है कर्ण नाम की भुजा। बात समझ में आ रही ना? तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, इस चीज को ध्यान में रखे रहना। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पाइथागोरस का प्रमेय एक जमाने में आपको सिखाया गया था, जब आप छोटे हुआ करते थे तो सूट वाली मैडम आपको पढ़ाया करती थी। पाइथागोरियन ट्रिक जो होता है, पाइथागोरस का थ्योरम, उसको देख लेते हैं, समझिए ध्यान से। पाइथागोरस थियरी, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। अब समझिए ध्यान से पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। सब लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्यों? क्योंकि जब हम 10वीं 12वीं पास हो जाते हैं तो हमें मैथ्स की सारी बातें तो याद नहीं रहती, लेकिन एक पाइथागोरस है जो जिंदगी भर याद रहता है। बात समझ में ना? तो वही पाइथागोरस की बात कर रहे हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम जो लगता है वो हमेशा आरएटी में लगता है। कहां लगता है? आरएटी में लगता है, जहां पे आपको पता है कि ये भुजा है कर्ण, ये भुजा है आधार और ये भुजा है आपकी लंब, ठीक है। अब पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, समझिए ध्यान से।
है ना। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं। अब पाइथागोरस का थ्योरम होता है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। यही होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यही होती है सबसे, ये पाइथागोरस थ्योरम है, यही है पाइथागोरस थ्योरम, यही है। जैसे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, ये बहुत बेसिक जानकारियां जो मैं आपको दे रहा हूं। आप सभी लोग ऑलमोस्ट, इसमें से जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं वो सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। बेसिक क्लास है, बेसिक से शुरू होती है, मैं जीरो लेवल से कोई भी चीज पढ़ाता हूं, तो इस बात को ध्यान में रखे रहना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये आप में से सब लोग जानते हैं, ठीक है। अगर मान लो कभी लंब पूछा तो कर्ण इधर आधार इधर, ये सब हो जाएगा, ये सारी बातें आप जानते हो। एक और रिलेशन होता है जो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कर्ण बराबर दिया हो यहां पे आधार प्लस में लंब, आधार प्लस में लंब, मान लो ऐसा लिखा हुआ है कर्ण बराबर आधार प्लस में लंब। अच्छा मेरे को एक बात बताओ आप कि कर्ण बराबर आधार प्लस लंब लिखा हुआ है, तो यहां पे मैं कौन सा सिंबल यूज करूं, बराबर वाला या फिर ऐसे वाला या फिर ऐसे वाला, पहला दूसरा तीसरा, इसमें से कौन सा सिंबल यूज करूं? अंजलि जी 4x प्लस 5y बराबर 40, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एन एक्स बराबर 5 y बराबर 5 के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज। अरे भैया एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो इस तरह के सवाल आ जाएगा आपको, परेशान मत होइए, वो अलजेब्रा का सवाल नहीं है, परेशान मत होइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखा दूंगा मैं आपको। बताइए इसमें से कौन सा सिंबल लगेगा, जो बात पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। बताओ कर्ण बराबर आधार प्लस में लंब की बात कर रहे हैं, तो इसमें से बताओ कौन सा सिंबल यूज करेंगे, पहला दूसरा तीसरा? रितु भार्गव जी फर्स्ट वाला, प्रिंस यादव जी दूसरा, अंजलि जी दूसरा, विवेक यादव पहला, यस सर, प्रीति शर्मा यस सर, अंजलि, ठीक है ना। चलिए यही सब बातें आप कर रहे हो, कौन सा यूज करेंगे? बहुत सारे लोग का आंसर आ रहा है, देखो 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 देखो। कभी भी याद रखना, किसी भी त्रिभुज की मैं आपसे बात करूं, केवल इसी त्रिभुज की नहीं, किसी भी त्रिभुज की बात करूं, जब भी कभी आप उसकी दो साइड को ऐड करोगे तो वो हमेशा उसके तीसरे साइड से बड़ा होगा, इस चीज को याद रखना। चाहे कोई भी दो साइड हो, अगर कभी भी आप किन्हीं भी दो साइड को ऐड करोगे तो हमेशा वो तीसरी साइड से बड़ा होगी। इसका मतलब आपने यहां पे इन दो साइड को ऐड किया, या आधार प्लस लंब, परपेंडिकुलर और बेस को आपने ऐड किया है, जो हाइपोटेनस से हमेशा बड़ा होगा, मतलब इन दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, मतलब इसका आंसर थर्ड वाला होगा। थर्ड वाला आंसर किसी का नहीं आया था, ऐसा वाला, ठीक है जी। कर्ण बराबर आधार प्लस लंब ऐसा नहीं होता प्रीति शर्मा जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार प्लस स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, यहां स्क्वायर नहीं लगा है, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यहां स्क्वायर नहीं लगा और यही बच्चे गलती कर जाते हैं। ऐसे चार ऑप्शन हमारे एग्जाम में देता है, ऐसे चार ऑप्शन देगा, कर्ण बराबर आधार प्लस लंब, कर्ण इज लेस देन आधार प्लस लंब, कर्ण इज ग्रेटर देन आधार प्लस लंब, या कर्ण और आधार प्लस लंब में कोई संबंध नहीं, ऐसे चार ऑप्शन देता है और वहीं पे आप गलती कर जाते हो। तो ऐसी गलती नहीं करना है, कर्ण बराबर नहीं होगा, गलत बात है, गलत बात है भैया। हमेशा क्या होगा, कर्ण का मान छोटा होगा और आधार प्लस लंब का मान बड़ा होगा। देखो जिधर की तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा का सिंबल होता है, जिधर की तरफ मुंह खुला होता है वो बताता है कि उधर का मान बड़ा है। आधार प्लस लंब की तरफ मान खुला हुआ है, उधर की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब वो मान उधर वाला बड़ा है। तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूं कि अगर इस रिलेशन के आप बारे में बात करो तो इस रिलेशन से ज्यादा ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेशन तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, लेकिन इस रिलेशन में हमेशा गलती होती है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, आगे की कहानी सुनते हैं। अब जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, उसी से एक बनता है पाइथागोरियन ट्रायड। सुनो ध्यान से, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये पाइथागोरियन ट्रायड का, है ना। पाइथागोरियन ट्रायड जिसको कहा जाता है पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन त्रिक। अब समझिए ध्यान से पाइथागोरियन त्रिक क्या है। पाइथागोरियन त्रिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये रूल है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरियन त्रिक को आप समझिए ध्यान से, समझिए।
आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही होता है ना? जल्दी बताइए, पाइथागोरस थ्योरम यही होता है। जब भी कभी कोई भी तीन नंबर, त्रिक का मतलब तीन नंबर, जब भी कोई तीन नंबर इस पाइथागोरस के प्रमेय को फॉलो करता है तो वो पाइथागोरियन त्रिक में बनता है। जब भी कोई तीन नंबर इस पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा वो तीनों नंबर को पाइथागोरियन त्रिक कहा जाता है। बात समझ में? इस बात को दिमाग में रखे रहना कि सर ने बताया है कहां पे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में जब तीन नंबर पाइथागोरस के प्रमेय को फॉलो करते हैं तो उन्हें पाइथागोरियन त्रिक कहा जाता है। बात समझ में? जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं पाइथागोरियन त्रिक का। जैसे लिखा है 3 4 5, ये आपका बताइए पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है? आप बताइए पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है ना? बताइए, ठीक है, बताइए पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं? 3 4 5 हमारा पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं, आपको यह बताना है। अब समझिए ध्यान से, 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं? आप बताओ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां पे आपने कहा था सबसे बड़ी भुजा सर इसकी होगी वो कर्ण होगी, यानी कि इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 5 है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर जरा चेक करो, 5 का स्क्वायर क्या ये बराबर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के? आप कहोगे हां सर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि इसके ये बराबर है। इसका मतलब कि जो यहां पे हमारा नंबर दिया गया है ये पाइथागोरियन त्रिक है। इस तरह से बहुत सारे पाइथागोरियन त्रिक आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे पाइथागोरियन त्रिक आपके एग्जाम में आते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे ये 3 4 5 है, और जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे आप कहेंगे सर 5 12 13 है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं, 5 12 13 है। वैसे मैं आपसे बोलूं कि और भी क्या क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए पाइथागोरियन त्रिक, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जैसे महेंद्र कुमार मीना का आंसर आया 9 40 41, देख बिल्कुल 40 9 और 41, ये एक बन गया। और बताइए 8 15 17, कौन किया कमेंट? महेंद्र कुमार, बहुत अच्छी बात है। 8 15 17, और बताइए और क्या क्या हो सकती है? और बताइए 1 2 3 4 और हुआ। और बताइए और कौन कौन सी पाइथागोरियन त्रिक हो सकती है? जल्दी से कमेंट करिए। चलिए 6 8 10, अंजलि यादव जी 6 8 10 काउंट नहीं होगा क्योंकि आपने थोड़ी सी चीटिंग कर ली है। 6 8 10 के लिए आपने क्या किया कि 3 4 5 मैंने बताया, आपने इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 6, ये 8, ये 10, आपने यही काम कर दिया। ऐसा नहीं चलता, वो तो आप किसी में भी 2 का मल्टीप्लाई करो। कल को आपने कहा कि सर ठीक है मैं 3 4 5 में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, ये भी एक पाइथागोरियन त्रिक होगा। तो ऐसा काम नहीं करना। 20 15 19 है, अच्छा 20 15 19 ये कहां से बना दिया आलोक कुमार यादव जी? 7 24 25, ये अच्छा है, 7 24 25। और बताओ 18 12 9, अरे कुछ भी बोल दोगे कुछ भी तो मत बोलो, सही सही बोलो भाई। चलो यहां से देखो, मैं आपको बताऊं, एक पाइथागोरियन त्रिक से हजारों पाइथागोरियन त्रिक बनाया जा सकता है। जैसे 3 4 5 लिखा हुआ है, 3 4 5 यहां पे लिखा हुआ है, आपने इस 3 4 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 8 10 भी एक पाइथागोरियन त्रिक होगा। आपने अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 16 20 भी एक पाइथागोरियन त्रिक होगा। आप इसमें कल को 1000 का मल्टीप्लाई कर देते तो 3000 4000 5000 भी पाइथागोरियन त्रिक होगा। इस तरह से बहुत सारे पाइथागोरियन त्रिक बन सकते हैं। बात समझ में आई ना? हाँ ठीक है ना। चलिए इस तरह से बहुत सारे पाइथागोरियन त्रिक बन सकते हैं। एक ये भी होता है, देखो 20 21 29 ये भी बन जाता है हमारे एग्जाम में, 20 21 29 ये भी हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जो मोस्टली हमारे एग्जाम में आते हैं वो ये मैं यहां पे लिखवा दे रहा हूं क्योंकि इतने ही मोस्ट ऑफ एग्जाम में आते हैं, 2 4 और हैं जो लेफ्ट राइट करके आते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम आपको जो यहां पे इतने लिखे गए हैं, इतने तो कम से कम आपको याद ही होने चाहिए। कितने? 1 2 3 4 5 6 नहीं, कम से कम 10 याद होना चाहिए। इस तरह का जुगाड़ छोड़ के, चलो 6 से भी आपका काम बन जाएगा। 6 भी अगर आपके दिमाग में है तो आपका काम आसानी से बनने वाला है, कोई समस्या नहीं है 6 से भी, ठीक है भैया। तो इन तरह की बातों को आपको दिमाग में रखना है कि पाइथागोरियन त्रिक अनेकों बन सकते हैं, ठीक है ना। हाँ
ठीक है। पाइथागोरियन त्रिक जो होते हैं वो अनेकों बन सकते हैं। जैसे 3 4 5 में अगर आपने 2 का गुणा किया तो 6 8 10 हो गया। 3 4 5 में आपने 4 का गुणा किया तो यहां पे देखो 16 12 25 हो गया, 16 12 24 हो गया। कल को अगर 5 का गुणा करते हो तो 15 20 25 हो जाएगा। इस तरह से अनेकों पाइथागोरियन त्रिक, जैसे यहां पे आपके सामने एक लिखा हुआ है 5 12 13, ठीक है। आपने मान लीजिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, 15 12 36 और 13 39। ये भी एक पाइथागोरियन त्रिक बन जाएगा। बात समझ में? तो पाइथागोरियन त्रिक जो होती है ना, ठीक है, जो पाइथागोरियन त्रिक होती है वो अनेकों होती है, बहुत सारी होती है पाइथागोरियन त्रिक, अनेकों पाइथागोरियन त्रिक होती है, कोई लिमिट नहीं है पाइथागोरियन त्रिक की। लेकिन कैसे पाइथागोरियन त्रिक, कौन पाइथागोरियन त्रिक होती है भैया? तो जो एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर को फॉलो करता है। एच स्क्वायर बराबर में कोई भी पाइथागोरियन त्रिक, आप इसमें से किसी को देख लो, 13 का स्क्वायर जो होगा, सबसे बड़ी भुजा है इसमें हाइपोटेनस, 13 का जो स्क्वायर होगा वो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। आप इसमें देखो जो 41 का स्क्वायर होगा वो 40 का स्क्वायर प्लस में 9 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इसमें जो 17 का स्क्वायर होगा वो 8 प्लस 15 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है भैया। ये सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊं कि पाइथागोरियन त्रिक है, और पाइथागोरियन त्रिक हमारे एग्जाम में कई तरह से बनता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि कितने तरह से पाइथागोरियन त्रिक का सवाल हमारे एग्जाम में बन सकता है, तो समझिए ध्यान से, यहां पे समझिए। अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि एग्जाम में डायरेक्टली ये भी आपसे पूछ देता है कि इनमें से कौन सा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, कौन सा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा, और उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। इस तरह का सवाल भी एसएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है, रेलवे में भी कई बार पूछा जा चुका है। उनके अलावा जो एग्जाम होते हैं, जैसे अभी मैं बताऊं रिसेंटली का जो एग्जाम हुआ टेट सीटेड, वहां से भी इस तरह के सवाल बनते हैं। या अगर आप देखेंगे कि जो और भी पैटर्न के एग्जाम होते हैं, जो एसएससी 2020 का एग्जाम हुआ था उसमें भी बनते हैं, तो इस तरह के सवाल बनते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे 3 4 5 1 दे दिया, 20 21 29 दे दिया, ठीक है, 40 9 41 दे दिया, ठीक है, और ये 60 65 80 दे दिया, ये आपको 4 दे दिया। अब इसमें से बोलेगा कि बताओ कौन सा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, ऐसा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो आप बताएंगे भैया ये देखो, ये 3 4 5 है, 20 21 29 है, 9 40 9 41 है, ये वाला नहीं है। अब जैसे ये 3 तो मैंने बता दिया, हो सकता है आपके एग्जाम में ना आ रहा हो, आपको जो पता हो आपको ना याद हो कि ये है कि नहीं, तो आप डायरेक्टली कर सकते। देखो सबसे बड़ी भुजा को लेना है और बाकी दोनों स्क्वायर इसके योग के बराबर है, तो इसका मतलब आंसर सही है, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना भैया, ठीक है, मजा आ रहा है? अच्छा एक बार बताओ, अगर सभी को समझ में आ रही है क्लास तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर सभी को समझ में आ रही है। जल्दी से कमेंट करो, क्लास को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं और भी सवाल इसमें दिखाऊं कि कैसे कैसे पाइथागोरियन त्रिक के सवाल आते हैं, ठीक है। चलो आप सुनो ध्यान से, केवल इसी से सवाल नहीं बनता कि केवल आपको इसी से सवाल बन जाए या यही एक पैटर्न का सवाल है, बहुत तरह के सवाल बनते हैं, बहुत तरह के सवाल बनते हैं भैया, बात समझ में? अब बहुत तरह के सवाल बनते हैं, कितने तरह के सवाल बनते हैं, है ना? जैसे मैंने कहा कि बहुत तरह के सवाल बनते हैं, तो कितने तरह के सवाल इस तरह से बन सकते हैं। तो जैसे मान लो आपको दे दे, क्वेश्चन दे देगा आपको कि एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, है ना? यहां से समझो, देखो यहां से, इसमें से भी कोई सा भी ले सकते हैं आप। चलो यहां से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका मान लो परिमाप दे दे आपको, जैसे मान लो आपको दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परिमाप आपको दे दे, कुछ भी दे सकता है परिमाप यहां पे, जैसे मान लो मैंने दे दिया परिमाप है इसका 30, ठीक है ना, परिमाप इसका कितना है 30 है। जैसे मान लो कह दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परिमाप है 30 तथा इसकी सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण इसकी है 13। मान लीजिए ऐसा दे दिया आपको कि सबसे बड़ी भुजा है कर्ण जो कि 13 है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ, ऐसा मान लीजिए आपसे सवाल बन गया कि ये सवाल आपसे बन गया डायरेक्टली। इस तरह का सवाल मेंसुरेशन में नहीं समझ में आ रहा है, आलोक कुमार यादव जी क्लास को ध्यान से समझो, जो नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट करके बताओ कि क्या नहीं समझ में आ रहा है ना? खाली यही मत लिखो कि नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा है वो भी लिखो।
चलो सुनो ध्यान से। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप दिया हुआ है 30, आपसे पूछा है इसका कोण भी दिया हुआ है 13 और आपसे पूछा है कि बताओ इसका एरिया क्या होगा। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इस तरह के सवाल हम कैसे लगाएंगे, है ना, इस तरह के सवाल को हम कैसे लगाएंगे। तो समझो ध्यान से, पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का परिमाप जैसे आपको पता है ये H है, ये P है, ये B है, ये H है, ये P है, ये B है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का आपको परिमाप दिया है, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो P प्लस H प्लस B बराबर में आपको दिया है 30। ठीक है भैया, आपको एक साइड दिया है, आपको एक साइड 13 दिया है, ये वाली साइड आपको 13 दे दिया है, एक साइड आपको 13 दे दिया है भैया, एक साइड आपको 13 दे दिया है। अब आपको पाइथागोरियन ट्रिक लगाना है, बाकी पूरे सवाल को नहीं सॉल्व करना है। अगर पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा मेथड जाएगा आपके लिए, आपको बहुत समय लगेगा पूरे सवाल को लगाने में, एक बड़ा बड़ा इक्वेशन लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जब आप पाइथागोरियन ट्रिक सवाल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। जैसे 13 अगर हाइपोटेनस है तो 13 के साथ कौन सा पाइथागोरियन ट्रिक बनता है, आप बताओ। 13 के साथ आप कहोगे कि सर एक तो 5 बन सकता है और ये 12 बन सकता है, 5 12 13 का पाइथागोरियन ट्रिक बनता है। अब 5 12 13 को जोड़ के देखो कि 30 आ रहा है कि नहीं, तो 13 और 12 को जोड़ा तो 25 आ गया, अब 25 में 5 जोड़ा तो 30 आ रहा है, मतलब सही है, यही भुजा होंगी इनकी, 5 12 13 होंगी। बस ये लग गया आपका आंसर। आपसे एरिया पूछा, इसका एरिया 1/2 इंटू में परपेंडिकुलर इंटू में हाइपोटेन परपेंडिकुलर इंटू में बेस होता है। बात समझ में ना, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यहां पे ये ऊंचाई है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई ये होता है समकोण त्रिभुज का। तो 1/2 गुणे आधार कितना है इसका 12 है और परपेंडिकुलर इसका कितना है 5 है, इसने इसको काट दिया 6 बार में, 6 5 30, ये इसका आ गया एरिया। बात समझ में, आपने डायरेक्टली इस तरह से लगा लिया है ना, आपने डायरेक्टली इस तरह से लगा लिया, यही तरीका यूज करके आपने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया कि हाँ भैया ये पाइथागोरियन ट्रिक का इस्तेमाल किया आपने, यहां पे शानदार तरीके से आपने पाइथागोरियन ट्रिक का इस्तेमाल किया है, पाइथागोरियन ट्रिक का आपने इस्तेमाल किया भैया। ठीक है, अगर आप इसको पाइथागोरियन ट्रिक से ना लगाते तब सवाल में क्या होता। यूपीएसआई की क्लास भी चलती है शाम को 7 बजे, अजय जी, ठीक है, रेक्टेंगल का निकाल दिया, अच्छा अच्छी बात है, ज्यादा दिमाग खर्च कर दिया आपने, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहां से समझो कि आपने ये दिमाग लगा दिया यहां पे कि भैया ये ऐसी कलाकारी है। अब सुनो ध्यान से, अगर मान लो जिस बच्चे को पाइथागोरियन ट्रिक ना पता हो, फिर वो इस सवाल को कैसे लगाएगा। पहले मैं सिर्फ आपको ये बताता हूं कि किसी भी चीज का क्यों हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, या इस तरह के सवालों का, जैसे इस सवाल का, ये सवाल जो हमारा ये मेंसुरेशन का सवाल है, देखा जाए तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, जो कि मेंसुरेशन का सवाल आपसे पूछा है, तो आपको बताना है कि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका कोण दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। आपको केवल आंसर चाहिए, आपको कोण पता था 13, आपने जुगाड़ लगाया 13 के साथ जिस भी समकोण त्रिभुज का अगर कोण 13 होता है तो बाकी की दोनों साइड 5 और 12 होती हैं, तो फिर आपने जुगाड़ लगा दिया कि अच्छा ये 5 और 12 होगी। फिर आपने चेक किया कि क्या तीनों भुजाओं को जोड़ने पे हमारा 30 बन रहा है परिमाप, तो आपने देखा 5 12 17 और 13 मिलकर 30 बन रहा है, मतलब सही बात है, सही बात है, आपने सही काम किया है। ठीक है भैया, अब जैसे मान लो कि अगर कोई बच्चा, सपोज करिए अगर कोई बच्चा, मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई बच्चा इस तरह का दिमाग ना लगाता हो, सपोज करो कि कोई बच्चा इस तरह का काम ना करता हो, तो फिर वो सवाल को कैसे लगाएगा, समझिए ध्यान से। फिर उसे सवाल को लगाना होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, इसको 13 देगा, इसको P देगा, इसको B देगा। ठीक है, अब वो कहेगा कि परिमाप दिया हुआ है, मतलब P प्लस B प्लस H, देखो कितना बड़ा सवाल लगेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, बराबर में 30 दिया हुआ है, जिसमें से इसका मान 13 है, 13 उधर जाके घट जाएगा, तो P प्लस B बराबर 17 आ जाएगा, P प्लस B बराबर 17 आ जाएगा। फिर आप पाइथागोरियन का ट्रिक लगाएंगे। पाइथागोरियन का ट्रिक क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर में H का स्क्वायर, ये लगाओगे, यही लगाओगे ना, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर में H का स्क्वायर, यही दिमाग लगाओगे। अब P का मान नहीं पता, B का मान नहीं पता, और यहां से लेकिन आप चाहें तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, फिर 2HP का मान फंसेगा, मामला हर जगह से फंसता चला जाएगा। तो आप यहां से क्या करेंगे, देखो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्या करेगा, इसके बाद उसके बाद वो एक काम करेगा, देखो यहां से P का मान निकालेगा, कितना होगा 17 माइनस में B, P का मान निकालेगा 17 माइनस में B हो जाएगा। ठीक है भैया, अब यहां से समझो
फिर वो लगाएगा p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस बराबर में h का स्क्वायर। h का मान उसे पता है, अब p का मान वो यहां पे रखेगा, यानी कि 17 माइनस में b का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बराबर में ये h का स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर। अब यहां से उसे b का मान आसानी से निकल सकता है क्योंकि ये सब केवल एक वेरिएबल में। तो इस तरह से फिर वो इसको सॉल्व करेगा और यहां सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि जब सॉल्व करेगा तो उसे फाइनली फिर b का मान निकल के आएगा, जो कि 12 और 5 दोनों में से दोनों आएगा आंसर। फिर b का मान आएगा, फिर इस इक्वेशन में रखेगा तो p का मान निकालेगा कि 5 आया। इतना बड़ा सवाल लगाएगा और आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी नहीं है, पूरा द्विघात समीकरण उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझे? लेकिन अगर आप पाइथागोरियन ट्रिक लगाते हैं तो आपका समय बचता है, आप समय के साथ स्मार्ट वर्क करते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर मेंसुरेशन के सवालों में। जब भी कभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल से सवाल बनेगा, समकोण त्रिभुज से सवाल बनेगा या ट्रिग्नोमेट्री से सवाल बनेगा तो उसमें पाइथागोरियन ट्रिक का बहुत बड़ा रोल होता है। इस चीज को आप दिमाग में रखे रहना, ठीक है ना। चलिए पहले तरीके से एक बार फिर बता दूं, ठीक है, बता देता हूं, समझे ध्यान से। सवाल दिया है आपको राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का आपको हाइपोटेनस का मान दिया है 13 और पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 30 और आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझिए ध्यान से, आप डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। देखिए फिर से बता देता हूं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो समझो ध्यान से, ठीक है। चलिए अब यहां समझिए भैया, h का मान आपका 13 है और परिमाप आपका 30 है। 13 के साथ दो पाइथागोरियन ट्राइड कौन सी बनती है? तो आप कहेंगे सर 5 और 12 की। चेक करो कि सही है कि नहीं। 5 12 13 को जोड़ने पर 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। 5 12 13 को जोड़ने पर 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो आपने 5 12 13 को जोड़ दिया तो 30 बना दिया। इसके बाद आप यहां से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो आसानी से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार है इसका 12 और ऊंचाई है इसका 5। यहां से आपने आंसर निकाल लिया। इसने काट दिया इसको 6 बार में, 6 5 में 30। बात समझ में? इस तरह से आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो अब पाइथागोरियन ट्रिक समझ में आ गया सभी को? जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो कि पाइथागोरियन ट्रिक सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। किसी को कोई समस्या है तो वो भी बताओ, है ना। अगर पाइथागोरियन ट्रिक समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो देखता हूं ध्यान से, सुनो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जो सीखना है वो एंगल मेजरमेंट सीखना है। देखो हमने जो चैप्टर का स्टार्ट किया था वो चैप्टर हमारा यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आपने क्या कहा था? 3 एंगल मेजरमेंट। 3 एंगल में कौन से 3 एंगल थे सबसे पहले? तो इस ट्रायंगल के 3 एंगल थे। तो पहले हमने इस ट्रायंगल के बारे में जान गए। अब हमें इस एंगल के बारे में जानना है कि एंगल क्या होता है और एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो उस एंगल के बारे में अब हम जानेंगे। तो एंगल के बारे में चलते हैं जानने कि सबसे पहले एंगल क्या होता है। समझिए ध्यान से, एंगल यानी कि कोण, ठीक है ना। एंगल यानी कि कोण। अब समझिए, कोण की मैं आपसे बात करूं तो ये 2 तरह से मापा जाता है। कोण 2 तरह से मापा जाता है भैया। एक डिग्री में मापा जाता है ना, एक डिग्री में मापा जाता है और दूसरा रेडियन में मापा जाता है। डिग्री और रेडियन में मापा जाता है कोण। कोण 2 तरह से मापा जाता है, डिग्री में और रेडियन में। बहुत शानदार तरीका कोण मापने का कि 2 तरह से। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आप समझिए, एग्जाम्पल समझिए, कहीं लिखा हो 30 डिग्री, कहीं लिखा हो 60 डिग्री, कहीं लिखा हो 45 डिग्री, कहीं लिखा हो 175 डिग्री। ये सारे के सारे डिग्री में मेजरमेंट होते हैं। तो कोण एक तो इस तरह से मापा जाता है। कोण मापने का एक और तरीका होता है, समझिए, कोण मापने का एक और तरीका होता है। जैसे कहीं लिखा होता है π/6 रेडियन, कहीं लिखा होता है π/2 रेडियन, कहीं लिखा होता है 3π/4 रेडियन, इस तरह से 5π/12 रेडियन। इस तरह से कोण भी मापे जाते हैं। ये सी, स्मॉल सी ऊपर लिखा रहता है जो रेडियन का सिंबल होता है। तो कोण 2 तरह से मापे जाते हैं, एक तो डिग्री में मापे जाते हैं और दूसरा रेडियन में मापे जाते हैं। तो कोण मापने का 2 तरीका होता है, डिग्री और रेडियन। बात समझ में आई? डिग्री और रेडियन। इस तरह से कोण कितने तरीके से मापे जाते हैं? 2 तरीके से मापे जाते हैं। डिग्री में भी मापा जाता है और रेडियन में भी मापा जाता है। तो आप कोण को डिग्री में भी माप सकते हैं और रेडियन में भी माप सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आपको याद रखनी है कि हमसे तो डायरेक्टली कन्वर्जन भी पूछा जाता है, डिग्री का रेडियन में और रेडियन का डिग्री में। तो ये कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए। कन्वर्जन सीखना बहुत जरूरी है। कन्वर्जन सीखने के लिए चलते हैं आगे। देखो, डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना।
देखो सिंपल सी चीज बता रहा हूं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। पहले इसको सीखो कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, है ना भाई? चलो यहां से देखो, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें ये मैं आपको सिखाता हूं, सुनो ध्यान से। इसके लिए आपको सिर्फ एक रिलेशन याद रखना है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। आपको सभी को पता है कि पाई बराबर 180 होता है, तो 180 डिग्री का मान पाई रेडियन होता है। अब इसी से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, बस इसी का काम करके आप कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे समझिए 180 डिग्री बराबर में पाई रेडियन है। मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई बटे 180 रेडियन। पाई बटे 180 रेडियन, ये 1 डिग्री का मान आ गया। ठीक है, दूसरा समझो, यहां पे दूसरा मेथड समझो कि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया यहां से कि बताओ 1 रेडियन का मान क्या होगा, 1 रेडियन का मान क्या होगा, तो ये पाई नीचे चला जाएगा, यानी 180 बटे में पाई रेडियन हो जाएगा। 180 बटे में पाई डिग्री में हो जाएगा। देखो आपसे 1 रेडियन का मान पूछा है, पाई नीचे चला जाएगा, तो 180 बटे में पाई रेडियन हो जाएगा। बात समझ में? तो ये कन्वर्जन अगर आपके दिमाग में है, अगर इतनी बातें आपके दिमाग में है, तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में। बात समझ में? ये अगर मेथड आपको पता है, जिसमें से सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 180 डिग्री बराबर में पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर में पाई रेडियन होता है, ये बात अगर आपको पता है तो फिर आपको बहुत मजा आएगा इसके अंतर्गत। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, या फिर 1 रेडियन बराबर पाई क्या है 180 बटे पाई रेडियन। तो ये दोनों कन्वर्जन आपने सीख लिया, डिग्री का रेडियन में या फिर रेडियन का डिग्री में। ये दोनों कन्वर्जन यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा सभी को? यतेंद्र जी दूसरा मेथड बताएं, कौन सा दूसरा मेथड? यही तो है मेथड सारा का सारा, कोई बात नहीं, पीछे वाली बात को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी अगर आपके दिमाग में याद है बहुत अच्छे से, अगर ये कहानी आपने अपने सॉफ्टवेयर में फिट कर लिया कि यही काम हमें करना है, बस इतनी सी बात अगर आपको है, तो आपको कभी समस्या नहीं होगी डिग्री को रेडियन में बदलना या रेडियन को डिग्री में बदलना। बाकी इसमें सवाल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, वो सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा, वो सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा जो भी इसमें प्यारे प्यारे सवाल आते हैं। लेकिन चूंकि अभी हमारा ये नया प्लेटफॉर्म है, आज पहली क्लास है इस एग्जाम ट्रेंड के चैनल पे, और बाकी क्लासेस देखो क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी क्लासेस चल रही थी स्टडी 91 पे लाइव चल रही थी, उसमें कुछ लाइव में आने में आपको पता है पिछले 4-5 दिन से मैं रिकॉर्डेड क्लास दे रहा था, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता रिकॉर्डेड क्लास देना। तो वो जो हमारा चैनल है उसमें लाइव स्ट्रीमिंग हो नहीं पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है जिसकी वजह से लाइव नहीं जा पा रहे, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा है, यूट्यूब की तरफ से कुछ है, तो हम लाइव नहीं कर पा रहे क्लास को। तो जो हमारा ये एग्जाम ट्रेंड दूसरा प्लेटफॉर्म है, दूसरा चैनल है, ये स्टडी 91 का ही चैनल है, तो इस पे हम लाइव आ जाते हैं। ठीक है ना, इस पे हम लाइव आ जाते हैं, और अभी कुछ दिन तक आपकी लाइव क्लास इसी एग्जाम ट्रेंड के चैनल पे ही चलेगी। ठीक है भैया, इसी पे चलेगी। तो आप लोग अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, जैसे कि आज पहली क्लास थी, तो आज मैं यहीं पे फिनिश करता हूं, बाकी अभी इसमें बहुत बहुत कुछ सीखना है। हाँ, सीधा करना भी सिखा दूंगा, सब सिखा दूंगा भैया। आप कहां से पढ़ाते हो? अच्छा, स्टेट कौन सा है? यूपी का है, प्रयागराज इलाहाबाद से पढ़ाते हैं। सुनो ध्यान से, तो प्रॉब्लम ये आ गई है कि क्लास यहां से हो नहीं पा रही है लाइव आपकी, कोई बात नहीं, एग्जाम ट्रेंड से डेली लाइव आएंगे, कोई समस्या नहीं है आपको, बट 2 बजे ठीक टाइम पे एकदम अवेलेबल हो जाया करो। 2 बजे आपकी क्लास आरआरबी एनटीपीसी के लिए चलती है, और शाम को 7 बजे जो टाइम एंड वर्क चल रहा है वो भी चलता रहेगा। ठीक है ना, एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का आपके लिए जिसके तरह से पूरी तरह स्टडी 91 की टीम तैयार है, और मैं मैथ में जितना हो सकता है आपको सब पढ़ाऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को बता दीजिए। देखो बहुत सारे कम बच्चों को पता है कि एग्जाम ट्रेंड से हम लाइव आ रहे हैं, तो ये आपका काम है सबको बात पहुंचाना। तो आप लोग प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे जब वॉचिंग अच्छी मिलती है, मुझे लाइव अच्छा मिलेगा, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा भी बहुत मजे के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल दोपहर को 2 बजे और शाम को 7 बजे। आज मिलेंगे टाइम एंड वर्क की अगली सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।